इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्कैनएफ फंक्शन के बारे में, कैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट लिया जाता है। तो अभी हमने समझा है कि आउटपुट के लिए हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है printf। ये फंक्शन स्टोर्ड होता है stdio.h में। इस मतलब स्टोर्ड का मतलब इस फाइल, इस हेडर फाइल में इसकी डेफिनेशन होती है। स्कैनएफ का जो ओरिजिन होता है, स्कैनएफ को बनाते टाइम एक प्रॉब्लम थी, उसको ओवरकम करके स्कैनएफ को इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि हम उसे कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे सकें। प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमको एक प्रोग्राम देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा, बहुत ही काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने 3 वेरिएबल ली, 3 वेरिएबल्स को अलग अलग नंबर असाइन किए और तीनों की वैल्यू प्रिंट करवा दी। ये प्रिंट फंक्शन के लिए हमने stdio.h नाम के हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। अभी तक बहुत सिंपल प्रोग्राम है। अब देखते हैं कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रोग्राम जब रन हो तब हम इनपुट दे सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, मेरे पास में आउटपुट आ जाएगा। फिर से मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँगा, फिर से आउटपुट आएगा। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ, मिली सेकेंड्स में मेरे पास में रिज़ल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर मन में एक प्रॉब्लम आती है, उसको डिस्कस करते हैं कि हमारा जब प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम रन्स एंड जनरेट्स आउटपुट इन मिली सेकेंड्स। ऐसे सिंपल प्रोग्राम का आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर को मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो अब जब ये प्रोग्राम मिली सेकेंड्स में ही स्टार्ट हो रहा है और मिली सेकेंड्स में एंड हो रहा है, तो हम इनपुट कैसे देंगे? क्योंकि हमारी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है कि हम मिली सेकेंड्स में टाइप कर दें और एंटर दबा दें और कंप्यूटर उसी डेटा को प्रोसेस भी कर ले, कैलकुलेट कर ले और उसी टाइम प्रिंट भी कर दे। इसीलिए जब भी स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ होता है, वेन एवर स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज्ड, स्कैनएफ फंक्शन is used, program goes in wait mode। मतलब कि जैसे ही लाइन बाय लाइन कोड पढ़ते पढ़ते जब ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर स्कैनएफ पढ़ेगा, तो स्कैनएफ पढ़ते से ही वो रुक जाएगा, वहाँ पर वेट मोड में चले जाएगा। वेट मोड में वो जब तक जाएगा जब तक यूज़र इनपुट एंटर कर दे कीबोर्ड से। इनपुट एंटर करने के बाद में जब तक यूज़र एंटर नहीं हिट करता, जब तक प्रोग्राम वेट मोड में रहेगा। इसको आप नॉर्मल थ्योरी में लिख लीजिएगा, जैसा आपको बाद में समझ आ सके। तो मतलब हम समझ गए कि स्कैनएफ में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है जिससे वो प्रोग्राम को
वेट मोड में डाल सकता है। उसके बाद में जैसा हम printf से जब किसी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो हम %d मतलब कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवाई, तो हम %d का यूज़ इसलिए करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम printf को टाइप ऑफ डेटा बता सकें, मतलब या फिर टाइप ऑफ डेटा या फिर डेटा टाइप के बारे में बता सकें किस टाइप का डेटा टाइप। सिमिलरली हम स्कैनफ में भी सिमिलर ही तरीके से यूज़ करते हैं डबल कोट्स %d, मतलब कि एक int इंटीजर टाइप की वैल्यू है, डबल कोट्स क्लोज कॉमा। फॉर एग्जांपल हमने जो वैल्यू इनपुट में ली है, इस जगह से जो हमने एक इंटीजर वैल्यू इनपुट में ली है, उस इनपुट को हमें फॉर एग्जांपल x में स्टोर करना है। अभी तक काफ़ी सिंपल है, ये हमारा स्कैनफ फंक्शन है। अब आप एक ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, मतलब हमने ये सम कंप्यूट करने वाले प्रोग्राम में देखा था कि जब हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेके कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर उससे इफ़ेक्टिवली हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है। यहाँ पर हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव होगा बहुत, टेक एन इंटीजर एज इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट इट्स वैल्यू ऑन स्क्रीन। काफ़ी सिंपल टाइप का प्रोग्राम है ये, हमें सिर्फ इनपुट लेना है कीबोर्ड के थ्रू, वो भी एक इंटीजर नंबर का, और उसको प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो अब ये जो हम इनपुट लेंगे, इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा। ये काफ़ी मतलब सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी नए इंसान को सिखाएं तो इस इनपुट को स्टोर करने के लिए आपको वही इंटीजर टाइप के डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए जो 4 बाइट्स लगती है वो 4 बाइट्स लगेगी। 4 बाइट्स हमें एक इंटीजर के थ्रू मिलेगी। हम जो डेटा यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम x नाम का वेरिएबल लेते हैं और मान लीजिए हमें उसकी वैल्यू इनपुट करके प्रिंट करवाना है, तो ये वाले स्टेटमेंट से वैल्यू इनपुट हो जाएगी और फिर printf, और सिमिलरली ये सारा सामान इसमें लिख देंगे, उससे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। अब हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। इसी में ही मैं शुरू से लिख के बताऊंगा आपको। उसके बाद में पहले आप एक चीज़ और देख लीजिए। आज मैंने आपको सोचा था कि आज के सेशन में बताऊंगा। अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेस्कटॉप है। जैसे ही मैं ls दबाऊंगा तो लिस्ट आ जाएगी, ये हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पर a.out नाम की फ़ाइल आ रही है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि टर्मिनल के थ्रू हम सारे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई फाइल को क्रिएट करने के लिए टच नाम की कमांड होती है, वैसे ही कोई फाइल को डिलीट करने के लिए rm कमांड होती है। rm का फुल फॉर्म होता है रिमूव। काफ़ी सिंपल है, ये मैं आपको लिनक्स में बता रहा हूँ। इसका विंडोज़ इक्विवेलेंट भी मैं बता देता हूँ आपको, और साथ में ये तरीका भी बताता हूँ कि मैं ये सब सीखता कैसे। मैं डायरेक्ट क्रोम को ओपन करता हूँ, उसमें डायरेक्ट लिख लेता हूँ विंडोज़ कमांड टू डिलीट अ फाइल इन कमांड प्रॉम्प्ट। ये जैसे कि सामने कमांड आ गई, फोर्स डिलीट यूजिंग विंडोज़। तो del नाम से एक कीवर्ड है विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट में। आप del लिखिए, स्पेस करके जो भी आपको फाइल डिलीट करनी है उसका नाम लिखिए और वो फाइल डिलीट हो जाएगी। वैसे ही हम rm करके a.out को ये हमने डिलीट कर दिया। आप जैसे ls दबाऊंगा तो a.out देख सकते हैं आप गायब हो चुका है। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे जो कि हमने सोचा है। सबसे पहले आप एक चीज़ सीख लीजिए आज कि सबसे पहले किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में मेन फंक्शन में जैसे ही हम ओपन करते कर्ली ब्रेसेस, सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं सोचना, हमें रिटर्न 0 हमेशा सबसे पहले लिखना। उसके बाद में आगे की प्रोग्रामिंग ऊपर से स्टार्ट करनी है। हमारी बात हुई थी हमें एक इंटीजर नंबर को इनपुट लेना, तो उसको रखने के लिए, उसकी जगह पर रखने के लिए हमें एक एटलीस्ट एक वेरिएबल लगेगा। उसके बाद में अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम वैल्यू पहले प्रिंट कर दें और बाद में इनपुट ले लें, क्योंकि वो लॉजिकली सही नहीं है। अभी जो वैल्यू
अगर अभी हम प्रिंट करा देंगे तो फिर गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, ये हम सारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं और scanf %d और यहाँ पर x। अब अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो ऑलरेडी तो मैं यहाँ पर कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिखाने के लिए ऐसा लिखा है। अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं पहले ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ, स्कैनएफ में मैंने सिर्फ x लिख कर कोई गलती नहीं करी, मैं थोड़ी देर में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा तरीका, मेथड ऑफ टीचिंग यही रहेगा कि हम बार बार गलतियाँ करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे। जो भी हमारे प्रोग्राम्स में मिस्टेक होगी हम उसे इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में printf %d और ये वैल्यू ऑफ x। अब मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूँ, अभी समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है, ये इसकी 4 बाइट्स है, इनमें बाइनरी में डाटा फिर फीड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं x इक्वल टू 4040। 4040 का बाइनरी निकलेगा, वो बाइनरी इस 4 बिट्स या फिर 4 बाइट्स या फिर 32 बिट्स में जाके फिट हो जाएगा। 0101 इस टाइप से कुछ फिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम स्कैनएफ से x को इनपुट, ये मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा, सिर्फ समझाने के लिए ही। स्कैनएफ से मान लीजिए हम हम ही यूज़र रहते हैं हमारे प्रोग्राम के, तो पहले यूज़ करते टाइम हम 4040 प्रिंट कर 4040 एंटर कर देंगे, तो इससे भी वही इफ़ेक्ट होगा जो इस स्टेटमेंट से इफ़ेक्ट होगा। मतलब कि स्कैनएफ के अंदर कुछ ऐसी कोडिंग है कि जो हम इनपुट देते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होती है और वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू x की जगह पर पहुंच जाती है। अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं कि ये सब कैसे होगा। हम काफ़ी डीपली ये डिस्कस करेंगे कि स्कैनएफ पर्टिकुलरली कैसे काम करता है। वापस चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है। हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int टाइप का, स्कैनएफ से इनपुट लिया, printf से वैल्यू प्रिंट कर दिया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और रन करके देखते हैं। अब मैं आपको पहले से बता दूं, इस प्रोग्राम में एक मिस्टेक है और ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अब ये बता रहा है कि स्कैनएफ में इस पर्टिकुलर जगह पर एक मिस्टेक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि क्या मिस्टेक है। मैंने पहले ही बताया था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए। अब जब हम स्कैनएफ को यूज़ करते हैं %d, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट आएगा, ये क्लोज होके सेमीकोलन लग जाएगा। ये हमारी स्कैनएफ की बेसिक लाइन होती है। अब समझते हैं कि जब हम printf का यूज़ करते हैं, यहाँ पर printf जो है x की जगह पर, मतलब कि x की जो वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग रखता है और फिर इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। लेकिन जब स्कैनएफ की बारी आती है %d, फॉर एग्जांपल हमें जो वैल्यू इनपुट करानी है वो x वेरिएबल में रखनी है, तो यहाँ पर हमें % का यूज़ करना पड़ेगा। %x का हम जब भी यूज़ करते हैं, हम x की नहीं, x के एड्रेस की बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन, ऑपरेटर वाले सेशन में हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं कि एड्रेस क्या होता है। % जो होता है वो एड्रेस ऑपरेटर होता है, एड्रेस ऑपरेटर। ये सारा डिस्कशन पहले हो चुका है। तो सिंपल है, printf यूज़ करते टाइम हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम देंगे, फॉर एग्जांपल x। स्कैनएफ यूज़ करते टाइम हम यहाँ पर एड्रेस पास करेंगे। यहाँ पर हम वेरिएबल पास करते हैं, वेरिएबल का नाम पास करते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। सिर्फ x कहीं पर प्रोग्राम में लिखा है, मतलब कि x की वैल्यू, ये भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर कहीं पर %x लिखा है तो उसका मतलब x का एड्रेस। हमारे प्रोग्राम में जो गलती है उसको हम सुधार लेते हैं। स्कैनएफ के बाद में यहाँ पर % आएगा। % से मतलब कि x का एड्रेस। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। int x से 4 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे रैम में x के नाम से, और रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी कि x नाम का एक वेरिएबल है और उसके नाम से ये पर्टिकुलर 4 बाइट्स है।
अब जैसे ही ये वाली लाइन चलती है एक्स को एक एड्रेस ऑलरेडी अलॉट हो जाता है, जो वो हमने डिस्कस किया था 430 करोड़ बाइट्स रहती है 4 GB रैम के अंदर, उसमें से 4 बाइट्स जो है वो एक्स को एलोकेट हो चुकी है, उसकी रजिस्टर में एंट्री हो चुकी है, सब कुछ परफेक्ट है। स्कैनएफ में हम जैसे ही यहाँ पर कुछ वैल्यू इनपुट करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होगी और जो ये एड्रेस पास किया इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वो वैल्यू फिट हो जाएगी। प्रिंट एफ की हेल्प से हम उस जगह पर से उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देंगे, मतलब एज अ अक्षर छाप देंगे। इसको सेव करते हैं और वापस से एक बार रन करते हैं। अब ये प्रोग्राम परफेक्टली कंपाइल हो गया है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास में ये हमारा परफेक्ट प्रोग्राम बन चुका है। सॉरी, मान लीजिए कि हमारा नंबर वही था 4040, जैसे एंटर दबाऊंगा 4040 अपने आप प्रिंट हो जाना चाहिए। मैंने अभी देखेंगे आप कि प्रोग्राम वेट मोड में है, प्रोग्राम ने सिस्टम को वेट मोड में डाल दिया है। मिली सेकेंड्स में प्रोग्राम नहीं रन हुआ, वो प्रोग्राम रुक गया। जैसे एंटर दबाऊंगा 4040 प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आज का फुलफिल हो गया। अब एक लास्ट ऑब्जेक्टिव लेंगे और इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। ये थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा सेशन। आई होप आपको ये एड्रेस वाली थ्योरी और स्कैनएफ में एड्रेस क्यों पास करते हैं ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। अब हम ऑब्जेक्टिव लेंगे इनपुट टू इंटीजर्स फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट देयर सम। अब इसके लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले हैशटैग करके हम stdio.h को इंक्लूड कर लेंगे। इससे हमारे पास में printf और scanf के बारे में हम मतलब printf और scanf के बारे में हम इस प्रोग्राम को सिखा देंगे। हम इस प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जो exe फाइल बनेगी उसको हम printf और scanf के बारे में सिखा देंगे, ये लाइन लिख के। ये हम प्रैक्टिकली हम नहीं करते, ये कंपाइलर का काम है। हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। हैशटैग का मतलब होता है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव लिखी जाती है कंपाइलर को, मतलब कि उसमें कंपाइलर के लिए कुछ काम लिखा हुआ होता है। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर। मैं ऐसे ही आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। हमें 3 वेरिएबल चाहिए एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम स्कैनएफ में x को वैल्यू दे देंगे, स्कैनएफ में y को वैल्यू दे देंगे, फिर z = x + y लिख देंगे और z की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। डायरेक्टली टाइप करते हैं, आप डायरेक्टली वहीं से नोट कीजिएगा। इसी को ही मैं आपको एडिट करके बताऊंगा। रिटर्न 0 हमेशा पहले लिखेंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। अभी प्रैक्टिकल करने का टाइम नहीं आया है, तो आप में से कोई भी कोड रन करके नहीं देखें। अभी ऐसी स्टेज नहीं आई आपके लिए कि आप एक प्रोग्राम खुद से लिखें और उसे रन करें। जब वो टाइम आएगा मैं अपने आप आपको सिखाऊंगा, आपके सारे सिस्टम्स को सेटअप करवाऊंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, तो आप अभी प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये लिए हमने 3 वेरिएबल x, y और z, या फिर हम वेरिएबल का नाम ज़रूरी नहीं कि x, y, z ही ले। हम लेंगे नंबर 1, नंबर 2 और एक ले लेंगे सम नाम से, जिसमें कि सम होगा। सबसे पहले हम स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। %d मतलब कि int वैल्यू लेंगे इनपुट में और उसको % नंबर 1 मतलब नंबर 1 के एड्रेस पर रख देंगे। उसके बाद में हम इस सिमिलर स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद में सम = नंबर 1 प्लस नंबर 2 सेमीकोलन और फिर वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। बैकस्लैश यूज़ करने की हैबिट आप printf में डाल लीजिए। ऑटोमेटिकली जब आप अपने हाथ से पेन से कॉपी पे लिखे printf, तो ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट ओपन हो जाना चाहिए, डबल कोट्स लग जाना चाहिए, %d \n। ये मैंने इतनी बार लिख चुका हूँ कि अब मेरे हाथों को आदत हो गई, मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता कुछ भी लिखने से पहले। उसके बाद में हम सम की वैल्यू लास्ट में प्रिंट करा दें। सब कुछ बढ़िया है, ये प्रोग्राम एकदम बढ़िया चलेगा। gcc abcd.c,
ये कंपाइल हो चुका है, ये डॉट आउट, ये वेट मोड में, सॉरी ये डॉट आउट, ये वेट मोड में जा चुका है। नंबर 1 है हमारा 25, नंबर 2 है 75, इसका सम आ गया 100। अब इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है, आप आउटपुट भी नोट कर लीजिए और प्रोग्राम भी नोट कर लीजिए। आप थोड़ा सा वीडियो में पीछे चले जाइए। प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि आप प्रोग्रामर है, आप कोडर है, आपने ये कोड लिख लिया, आपको पता है कि पहले नंबर इनपुट करना है, दूसरी बार में भी नंबर इनपुट करना है, तीसरी बार में जाके उसका सम ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आएगा। मान लीजिए कि इस प्रोग्राम को कोई और यूज़ करे, तो अब उसको बिल्कुल नहीं पता कि पहली लाइन पे क्या करना है, दूसरी लाइन पे क्या करना है। मान लो कि उसने यहाँ पर जैसे ही वेट मोड पे आया, उसने बिना कुछ टाइप किए एंटर दबा दिया, दूसरी लाइन पे बिना कुछ टाइप किए एंटर दबा दिया, तो मतलब कि वो गार्बेज वैल्यू चली गई सिस्टम के पास में। गार्बेज वैल्यू का सम भी गार्बेज ही होगा, तो सम में गार्बेज प्रिंट हो जाएगा, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी। इसको सही करने के लिए हम कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे कि यूज़र इंटरफेस बने। यूज़र इंटरफेस मतलब कि यूज़र को पता रहे, यूज़र को भी पता रहे कि आप किस टाइप का इनपुट प्रोवाइड करना है, या किस टाइप का आउटपुट आने वाला है, या किस टाइप की कुछ लोडिंग हो रही है। इसके लिए हम अलग से यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। पिछला वाला प्रोग्राम आप पूरा लिखिएगा, आउटपुट पूरा लिख लीजिएगा। अगला वाला प्रोग्राम भी आपको पूरा लिखना है, उसका आउटपुट भी पूरा लिखना है। मैं आपको इसी में एडिट करके बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा लिखना रहेगा। जब हम स्कैनएफ यूज़ करते हैं उसके पहले हम एक लाइन लिख लेंगे, प्रिंटएफ एंटर अ नंबर, और हम यहाँ पर एक कोलन देके बताएंगे कि यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा और यहाँ पर यूज़र को पता रहेगा कि यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखना है और एंटर दबाना है। जैसे ही ये चलेगा, वैल्यू लिख के वो एंटर दबाएगा, कंट्रोल स्कैनएफ के बाद में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। अब मैंने एक चीज़, छोटी सी चीज़ एक डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको सिखाया कि प्रिंटएफ जब भी लिखें उसमें डबल कोट्स में कुछ भी लिखें, एंड में बैकस्लैश एन लगा लें, इसकी आप आदत डाल लें। लेकिन स्कैनएफ में कभी भी यहाँ पर बैकस्लैश एन नहीं लिखना है, उससे आपका पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा और आपको ये कोई एरर नहीं आएगा, कंपाइलर भी एरर नहीं बताएगा, लेकिन आपका प्रोग्राम सही नहीं चलेगा और फिर आप 2 घंटे 4 घंटे ख़राब कर देंगे सिर्फ ये सड़ी सी चीज़ ढूंढने के पीछे। इसलिए स्कैनएफ में कभी भी बैकस्लैश एन नहीं लिखना है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड नंबर के लिए भी हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से एंटर दबा देगा और एक गार्बेज वैल्यू चली जाएगी। अगर एक गार्बेज वैल्यू चली गई, नंबर 2 की वैल्यू है वो गार्बेज चली जाएगी और फिर उसका सम इस फर्स्ट एंटर्ड नंबर से हो जाएगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम इधर भी स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर हम एंटर अनदर नंबर कर देंगे, मतलब कि दूसरा नंबर एंटर कर दो। अब सब कुछ परफेक्ट है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। इसका आउटपुट भी आपको पूरा नोट करना है। ये लिखा हुआ गया एंटर अ नंबर। अब काफ़ी क्लीन आउटपुट दिख रहा है। अब हम यहाँ पर इनपुट डालेंगे हमारा 404 और फिर कुछ भी इनपुट डाल देंगे। आप सम कंप्यूट करके देख लीजिएगा, दोनों का सम ये पर्टिकुलर सम ही आएगा। अगर अभी तक आपने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, वो भी लिख लीजिएगा। लास्ट में जब वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो अब यूज़र को थोड़ी पता कि ये पर्टिकुलर नंबर इन दोनों का सम है, तो ये भी हमें बताना पड़ेगा, टोटल इस स्पेस। अब हम एक बार फिर से कंपाइल कर लेंगे और फिर से रन करके देख लेंगे। इस बार हम कुछ भी नंबर देंगे जिसका सम हमें नहीं पता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, टोटल इज 677। अब ये वाला जो प्रोग्राम है इसको आप पूरा नोट कीजिए, आउटपुट को पूरा नोट कीजिए। मैंने जो इस सेशन में हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताई उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।